हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? पैरासिटोलॉजी से, जिसमें हमने पैरासाइट्स जो है, होस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ होस्ट या काइंड्स ऑफ पैरासाइट, उनका क्लासिफिकेशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद 3 पैरासाइट्स दिए गए थे हमारे सिलेबस में, जिसमें से पहला पैरासाइट था क्या? ट्रिपैनोसोमा, और दूसरा जियार्डिया। इन दोनों को भी लास्ट वीडियोस में कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो पैरासाइट है वो है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। तो बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई को भी पढ़ने के लिए इसमें भी हमें उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करना है जो हमने पिछले 2 पैरासाइट में कवर किया हुआ है, जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, डिजीज़ कॉजेज और सिम्टम्स मीन्स कि इससे कौन सी डिजीज़ होती है, किस कारण से होती है, और उसके होने से हमें पूरे मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में या फिर ये कहिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ इनसे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, प्लस इन परजीवियों को रोकने का हम क्या उपाय करें। तो इसमें भी वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो हमने लास्ट 2 पैरासाइट्स में पढ़ा था। ठीक है, ये पैरासाइट भी एक तरीके से क्या है, फाइलेरियल वर्म है। मीन्स पहले मैंने सबसे पहले वीडियोस में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था, थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है इस पैरासाइट का। और वो ये कि ये जो पैरासाइट है ये भी मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, इसके पैरासाइट मच्छरों के द्वारा ही मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। शुरू में तो इनके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि या तो ह्यूमन बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, या फिर हाथ या पैर या फिर कोई भी अंग जो है एक अनिश्चित अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है कि फिर इंसान को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में मतलब काम करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो हमारा लास्ट पैरासाइट है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम कौन सा फाइलम से बिलोंग कर रहा है? नेमेटोडा से। क्लास है फोस्मिडा, ऑर्डर है फाइलेरिडिया, फैमिली है फाइलेरिडी, जीनस है बुचेरेरिया, और स्पीसीज है बैंक्रॉफ्टाई। इसको क्या पढ़ते हैं? बैंक्रॉफ्टाई, बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। आइए अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए, तो हम देखते हैं बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो किसका है? माइक्रोफैलेरी का है। मीन्स कि बुचेरेरिया के जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइक्रोफैलेरी, और जो एडल्ट फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरह का, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है एडल्ट का, ये क्या है? ये है मेल मेंबर पैरासाइट, और ये है फीमेल पैरासाइट। बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का मेल पैरासाइट और ये है फीमेल पैरासाइट। ये है एडल्ट फॉर्म किसका? बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये जो पैरासाइट है उसका एडल्ट फॉर्म है, जिसमें मेल और फीमेल ये आपस में रिप्रोड्यूस करके किसको बनाते हैं? माइक्रोफाइलेरी को।
और इसमें क्या क्या देख सकते हैं आप लोग कि इसका शीट होती है, पूरी बॉडी कवर्ड रहती है, किससे? शीटेड होती है। इसके बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, स्किन की जो बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें सोमैटिक सेल्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी सेल भी पाया जाता है। साथ ही साथ टेल रीजन के पास में एक एनल पोर भी होता है। क्या होता है? एनल पोर, यानी यहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। बॉडी के अंदर एक इंटीरियर मास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरीके से वैक्यूल्स का कार्य करता है। जैसे प्लांट सेल में या एनिमल सेल में पढ़ा होगा वैक्यूल्स, तो उनका जो कार्य है सेम इसका यहाँ पर वही काम होता है। तो पूरी बॉडी बहुत ही सिंगल सेल्ड होती है, माइक्रोफाइलेरी है। ठीक है, एडल्ट जो है मेल और फीमेल दोनों की साइज डिफर करती है। मीन्स कि मेल जो हमारा है वो कैसा होता है? लेंथ इसकी कितनी होती है? 40 mm। और विड्थ कितनी होती है? 0.1 mm। चौड़ाई बहुत ही कम होगी, 0.1 यानी 0.1 भी आप कह सकते हैं इसको, 0.1 mm यानी माइक्रोमीटर के अलावा। और लेंथ कितनी होती है? 40 mm यानी कि 40 माइक्रोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होती। लेकिन जो हमारा फीमेल पैरासाइट है उसकी जो लेंथ है वो जो है इससे जस्ट डबल होती है। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी हाइट कम हुआ करती है और लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है ना। लेकिन यहाँ ये जो पैरासाइट है हमारा वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसमें फीमेल जो है वो जो है मेल जो पैरासाइट है उससे जस्ट डबल होती है लेंथ में। ये 40 mm ही है, वो कितना है? 82 mm। प्लस इसकी विड्थ कितनी है? 0.1 mm है, और उसकी कितनी है? 0.25 mm, यानी कि इससे हर मामले में ज़्यादा ही है। माउथ ऑर्गन जो होता है वहाँ पे लिप्स नहीं पाए जाते, सिंपल सा माउथ होता है जो कि क्या करेगा? कहीं भी चिपक कर अपना जो है भोजन पानी उससे लेगा अपने होस्ट से, और खुद उसको जो है क्या करेगा? अलग अलग तरीके की डिजीज दे देता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, जिसमें क्या माउथ ऑर्गन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस पैरासाइट के पास लिप्स नहीं होते हैं, माउथ सिर्फ सिंपल सा माउथ एक होल की तरह होता है और कुछ नहीं होता। लेंथ इसकी कितनी होती है? मेल जो पैरासाइट है उसको उसकी जो है लेंथ वो फीमेल पैरासाइट से हमेशा कम होती है। ये जो सिंबल बना हुआ है ये आप लोग पहले भी जानते हैं, से एक बार फिर से रिवाइज कर दिया कि क्या, जैसे इस तरह का सिंबल बना होगा तो इसका मतलब है कि ये मेल पैरासाइट है, और ऐसा सिंबल बना है तो इसका मतलब है कि ये फीमेल पैरासाइट है। तो फीमेल पैरासाइट की लेंथ जो है वाइट जो है वो कितना होगी? हमेशा मेल से ज़्यादा होगी। ये दोनों कॉन्जाइंट होकर रिप्रोड्यूस करते हैं किसको? माइक्रोफाइलेरी को। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। आइए अब हम देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। सो स्टूडेंट्स, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की जो लाइफ साइकिल है वो भी बाकी के पैरासाइट की तरह ही 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक ही स्टेज है लेकिन इसको 2 स्टेज में लेकर हम चल रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं कि होता क्या होगा कि मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन है, उसको किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने बाइट किया। तो उस बाइट के दौरान होता क्या है कि उस फाइलेरिया के जो लार्वीज हैं वो क्या होंगे? ब्लड मील में पहुंच जाएंगे, ब्लड के लिम्स में पहुंचेंगे। वहां जाकर इसके जो एडल्ट फॉर्म है लार्वी से वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एडल्ट्स जो है धीरे धीरे मेल और फीमेल 2 अलग अलग पैरासाइट का निर्माण करते हैं। इन्हीं से आगे चलकर माइक्रोफाइलेरिया बनता है, और ये माइक्रोफाइलेरिया फिर क्या करेगा? माइग्रेट करेगा कहाँ? ब्लड कैनल्स में या फिर लिम्फ में, और वहां जाकर वो क्या करता है? पूरी बॉडी में डिजीज फैलाता है। कौन सा?
फाइलेरिया का, जिसमें होता क्या है कि पहले भी बताया है, इसमें होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन क्या होगा, अनिश्चित अनुपात में बढ़ना शुरू हो जाता है। अत्यधिक ज़्यादा ही मतलब हाथ या पैर है या कोई ऑर्गन है वो इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि फिर बाकी की गतिविधियाँ जो है काम नहीं कर पाती ठीक से। ठीक है, तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई भी मॉस्किटो है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड नहीं ले रहा है। ठीक है, उसने लिया, अगर ये इन्फेक्टेड है, अगर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो ये अपने उसको बाइट करने के साथ ही क्या करेगा, माइक्रोफैलेरी के जो पैरासाइट के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा, ब्लड के थ्रू ह्यूमन बॉडी में भेज देगा। वहाँ पर ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वी फॉर्म में हैं तो धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होकर एडल्ट फॉर्म में बना लेते हैं। मेल और फीमेल जब अलग अलग एडल्ट फॉर्म यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे किसको, माइक्रोफैलेरी को। और माइक्रोफैलेरी को रिप्रोड्यूस करते ही ये पूरी बॉडी में क्या करते हैं, धीरे धीरे इनकी जो शीट होती है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाकी का जो पैरासाइट है वो फिर लिम्फ के थ्रू पूरे ब्लड कैनाल में घूमता रहता है और वहाँ पे डिजीज फैलाता है। जिस जगह पे ज़्यादा स्टोर हो जाएगा वहाँ पे भी डिजीज फैलाएगा। फिर अगर होता क्या है कि ये इन्फेक्टेड ब्लड जो है अगर कोई मॉस्किटो ले लेता है दोबारा से उस मनुष्य को, जब वो मनुष्य क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, या डोमेस्टिक एनिमल ही है, अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसको अगर दोबारा से कोई मॉस्किटो फिर बाइट कर लेता है, मॉस्किटो जब उसको बाइट कर लेता है तो इसके जो ब्लड के साथ साथ में ये जो इंजेस्टेड माइक्रोफैलेरी है वो धीरे से पहुंच जाएगा इस मॉस्किटो के पास और फिर ये मॉस्किटो के अंदर ही इसके मिड गट में ये माइक्रोफैलेरी माइग्रेट करते करते थोरेसिक मसल तक पहुंचते हैं, मिड गट को प्रभावित करते हैं, वहाँ लार्वी बनाते हैं। लार्वा का फर्स्ट स्टेज, फिर वो धीरे धीरे जो है ग्रोथ करते करते थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। जैसे ही लार्वा थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो वहाँ से ये जो है माइक्रोफैलेरी का रूप लेना शुरू होता है और जो है माइग्रेट करके हेड जो प्रोबोसिस एरिया होता है वहाँ पे पहुँचता है। तो इस तरह से ये मच्छर के पास वापस से फिर से क्या होंगे, उनके प्रोबोसिस में या हेड एरिया में, हेड रीजन में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वापस से जब ये मच्छर किसी को काटेगा, किसी को बाइट करेगा तो दोबारा से इनके जो इन्फेक्टेड पैरासाइट हैं वो दोबारा से फिर उसमें हेल्दी ह्यूमन बॉडीज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। मेनली फैलाते क्या हैं, फाइलेरियासिस नामक डिजीज फैलाते हैं जिसमें कि आपको अच्छी तरह पता है हाथी पांव, हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव। उसमें होता क्या है कि हाथ या पैर कोई भी ऑर्गन क्या होगा, इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा कि हाथी के जैसा, जैसे हाथी का पैर होता है ना उस तरह से खूब मोटा सा दिखाई देने लगता है। और ह्यूमोपैथिक जो है दवाइयाँ भी आती हैं और भी हैं, इसको जो है अगर समय समय पर आदमी इलाज कराता रहता है, या होम्योपैथिक दवाइयाँ एक चलता है जैसे पोलियो अभियान, उस तरह से इसका फाइलेरिया का भी चलता है। अगर उसमें लोग दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर इस डिजीज से बचे रहते हैं, अदरवाइज फिर यही जो है इकट्ठा होते होते धीरे धीरे से फाइलेरिसिस का रूप ले लेता है, जिसमें कोई भी ऑर्गन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर सामाजिक या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। ठीक है, तो इसके 3 लेयर बताए गए, अभी बताया गया ना कि थर्ड स्टेज तक जाता है ये लार्वा जो है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज में कुछ ज़्यादा ही हाईली एक्टिव हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेज होते हैं इसके कौन कौन से पैथोजेनिक में हमें देखने को मिलता है, यानी लार्वा के जो 3 स्टेज हमने लाइफ साइकिल में देखे थे उसमें पहला स्टेज होता है हमारा एसिम्प्टोमेटिक का, यानी कि इस स्टेज में जब भी कोई ह्यूमन बॉडी है अगर फाइलेरिसिस नामक डिजीज उसे हो रही है तो फर्स्ट स्टेज में उसमें कोई भी डिजीज का लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर लिम्फ में या ब्लड कैनल्स में होता क्या है, वो माइक्रोफैलेरिया जो है वो धीरे धीरे अपने जो है संख्या को बढ़ाता रहता है, फैलता रहता है, लेकिन कोई भी सिम्टम्स उजागर नहीं हो पाते। सेकेंड स्टेज में जब लार्वा पहुंचता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेज। एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेज, यहाँ पे क्या होगा, छोटे मोटे से थोड़े थोड़े से सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे फीवर आना, ज़्यादा ठंड लगना, ठीक है, कहीं किसी बॉडी ऑर्गन्स में या लिम्स में या फिर किसी भी
जगह पे क्या हुआ, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, स्किन हैवी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोमिटिंग्स के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेज जो है वो माइन्यूट सिम्टम्स को शो ऑफ करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये जो डिजीज है वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक है, तो उस वक्त मनुष्य का हो सकता है कि बचना मुश्किल हो जाता है, यानी कि इट लीड टू डेथ, यानी कि यहाँ पर इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते डेथ की जो है क्या कंडीशंस आ सकती है, यानी हमेशा वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ही रहेगा और तीसरा स्टेज कंप्लीट करते ही वो डेथ में पहुंच जाता है। या फिर ये कहें कि अगर हमने पहले या दूसरे स्टेज पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो मनुष्य जो है क्या करेगा, तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, ये थी पैथोजेनेसिस में, यानी कि जहाँ पे हम ये पता करते हैं कि मनुष्य के अंदर अगर फाइलेरिया के जो है पैरासाइट हैं तो वो कौन से स्टेज पर हैं, किस लेवल पर हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। अगर फर्स्ट या सेकंड पर है तब तो उसको बचाया जा सकता है। भाई क्या करेंगे, लिम्फ नोड्स को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और उसके थ्रू वहाँ से जो है जो भी इसके पैरासाइट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है ताकि वो बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्रो ना कर सकें। लेकिन अगर वो तीसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर इंसान का या फिर जिसको भी ये हुआ है उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डिजीज इससे कौन सी फैलती है, फाइलेरियासिस, और इसके कारण क्या है, डेफिनेटली मॉस्किटोज, यानी कि मॉस्किटोज बाइटिंग की वजह से ही ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस ये डिजीज फैलता है। होता किससे है, फाइलेरियल वर्म से, जिसका नाम क्या है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेनली फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ठीक है, ज़्यादा ऐसी जगहों पे न जाएं, खुले हुए एरियाज में जहाँ पे मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता हो, यानी मच्छर जहाँ पे जैसे खुले हुए गड्ढे हैं या ऐसा कुछ है तो उनको हम क्या करें, हमेशा ढक कर रखें, या पानी का एरिया जहाँ नमी ज़्यादा ना हो, जहाँ मच्छर ना पनप सके, हमें ऐसा कुछ करना होगा। साथ ही साथ अपने बचाव के लिए हम क्या करें कि हमारा पूरा बॉडी कवर्ड हो, यानी कहीं से भी मॉस्किटो बाइटिंग ना कर सके, जिससे हम इस बीमारी से बचे रह सकें, ठीक है। तो ये था हमारा वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिजीज कॉजेज, सिम्टम्स भी देख लिए, और उसके बाद आता है कंट्रोल, यानी कंट्रोल, इनसे हम बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए बताया ही क्या, स्लीव्स, फुल स्लीव्स के ड्रेसेस पहनिए, ऐसी जगहों पे न जाइए जहाँ से मच्छरों के आगमन का या मच्छरों के ज़्यादा वहाँ पर पनपने का ऐसा कोई एरिया है जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ जाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आसपास साफ सफाई रखें, खुले हुए एरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है या पानी का ऐसा स्टोर है, टंकी, टैंक है बना हुआ है, तो वो कवर्ड हो जिसमें कि मच्छर के लार्वास न पनप सकें, तो हम उससे क्या करेंगे, अपने आप को फाइलेरिया की बीमारी से बचा लेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से भी रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, वहाँ टेलीग्राम ऐप आपके अगर मोबाइल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप जाकर सक्सेस मीटर इस चैनल को जो है सर्च कीजिए, सर्च बॉक्स बना होगा, सर्च करिए उसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस जो भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं उससे रिलेटेड नोट्स भी आपको इजीली वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो ये नोट्स आपको वहाँ सक्सेस मीटर जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ इसका जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे मिल ही जा रहा है। तो नोट्स और वीडियोस अगर साथ में होंगे तो आपको कोई भी टॉपिक इजीली समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक शायद रह जाते हैं, जो कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत बार देख लें या समझ लें या पढ़ भी लें तो भी समझ में नहीं आता। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे एक अलग सी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और कि वीडियो देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप जैसे बाकी के ज़रूरतमंदों तक ये नोट्स जो है पहुंच सकें, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है। सो स्टे वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।